बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यायालय में इतने ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं, उनको कैसे न्याय दिया जाए, वह एक ही माध्यम इसमें वर्तमान में देखा जाता है, लोक अदालत के माध्यम से। क्योंकि यह एक सामान्य धारणा है कि न्याय ना तो महँगा होना चाहिए और ना इसमें विलम्ब होना चाहिए। विधि शास्त्र के बहुत से ऐसे जानकार हैं जिन्होंने न्याय के रूप में कहा है कि न्याय तुरंत होना चाहिए, जिससे न पक्ष को दिक्कत हो और न विपक्ष को दिक्कत हो, यानी ना वादी को और न पक्ष को दिक्कत हो और न विपक्ष को दिक्कत हो, यानी ना वादी को और न प्रतिवादी को। इसलिए न्याय जो है तुरंत हो, जस्टिस जिससे तुरंत मिले लोगों को। इसलिए विधि शास्त्र के जनक के रूप में विख्यात जर्मी बेंथम 1936 बाई वोल्फगार्ड की धारणा के प्रतिपादक के रूप में कहते हैं कि इसी धारणा का प्रतिपादन किया और निर्विवाद है कि न्याय प्रणाली जो होती है मनुष्य के भीतर पहुंचने के लिए एक निष्पादन का कार्य करती है, क्योंकि ये जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, वह अदालत के माध्यम से मिले और चाहे न्याय के माध्यम से मिले, समाज के माध्यम से मिले, न्याय सभी को मिलना चाहिए। इसलिए लोक अदालत की उत्पत्ति के या कह सकते हैं लोक अदालत की उत्पत्ति और विकास के बारे में अगर हम देखते हैं तो है इसका उत्पत्ति केंद्र और राज्य सरकारों तथा देश की न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक दिशा का कार्य करता है। और यह जो कार्य है कतिपय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से ढूंढी जा सकती है, क्योंकि सन 1958 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.एस. देसाई ने न्यायिक प्रशासन के सुधार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायालय में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या ने स्थिति को अत्यंत गंभीर बना दिया है, जिससे लोग इस बात की चाहत रखते हैं कि न्याय जन उन्मुख होना चाहिए। इस बात को लेकर सन 1970 में के दशक में बल मिला जब गुजरात सरकार ने इस मुद्दे करने के लिए विधि विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। इसी समय ऐसी एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा भी किया गया, जिसके माध्यम से यह लोक अदालत का गठन किया गया और जिनके सदस्य न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती बनाए गए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विधिक और न्यायिक व्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सके और निर्धन तथा वंचित वर्ग के जो लोग हैं पा सके। इसलिए एक सशक्त माध्यम लोक अदालत को बनाया जाए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में अपरिवर्तित माध्यम से 20वीं शताब्दी की सेवा नहीं प्रदान की जा सकती है। इसलिए लोक अदालत का निर्माण करना चाहिए, जिससे आम जनता को, वंचित लोगों को, गरीबों को, सर्वहारा वर्ग को न्याय मिल सके या उन्हें बड़ी अदालतों में न जाना पड़े, जिससे उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े। इसलिए लोक अदालत बनाई गई और इस लोक अदालत के माध्यम से देखा गया है कि लोगों को न्याय मिलता है, जल्दी न्याय मिलता है। इसके लिए न ज्यादा खर्च करना पड़ता है, न ज्यादा गवाह की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक व्यवस्था के कारण लोक अदालत अपना काम करती है। और सन 1980 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में एक और समिति की नियुक्ति की जाती है। इस समिति की अनुशंसा की कि ग्राम पंचायत जो होती हैं वो न्यायिक कार्य सौंपे जाने चाहिए उन्हें। और भारतीय विधि आयोग ने 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी यह प्रस्तुत किया है कि न्याय पंचायतों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। और न्याय में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में संतुष्टि है कि न्याय पंचायतों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसके कारण न्याय के प्रशासन जनमानस की सहभागी के लिए एक क्रांतिकारी न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं, गतिमान जनोन्मुखी न्यायकरण। क्योंकि जब तक हम जनता के हित में फैसले नहीं लेंगे, उनके जन कल्याण के लिए फैसले नहीं लेंगे, तब तक
जनता का या आमजन का कल्याण नहीं होगा और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए यह पद्धति जो है, लोक अदालत की जो पद्धति है या लोक अदालत की जो प्रणाली है, यह आमजन के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, क्योंकि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और सस्ता न्याय मिलना चाहिए। इसलिए लोक अदालत का उद्भव और विकास हम कह सकते हैं कि सबसे पहले देश में गुजरात में होता है, और ये जस्टिस भगवती और अय्यर, इन्होंने दोनों जब समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्षता करते हैं और देखते हैं कि आम जनता को न्याय सिर्फ लोक अदालत के माध्यम से मिल सकता है, इसलिए यह जो लोक अदालत है सभी के लिए हितकारी है। और सन 1987 में देखा जाए कि वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का निर्माण हुआ, जिसके तहत लोक अदालत के गठन की बात कही गई, और इस अधिनियम के तहत खंड 19(1) के यह प्रावधानित किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर लोक अदालत का गठन और उन्हें वांछित क्षेत्राधिकार प्रदान करें। किसी क्षेत्र में आयोजित लोक अदालत में राज्य पर जिला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता का कराना चाहिए और व्यक्तियों को न्याय कार्य सौंपा जाना चाहिए, जिससे लोक अदालत को क्षेत्राधिकार में से समस्त विषय आएंगे और जिन पर किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि लोक अदालत में उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जैसा कि सामान्य न्यायालय में भी होता है, और देखा जाता है कि इन चीजों में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या उपयोगिता होती है, उसे हम देख सकते हैं। तो लोक अदालत में कैसी प्रक्रिया होती है उसको हम देखते हैं। किसमें देखा गया, पहला है तो लोक अदालत की प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं किसी भी गवाह को, पहला है किसी भी गवाह को हम अदालत में बुलाना, उसे शपथ पूर्वक बयान लेना, और अंतिम है किसी प्रपत्र या रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करना। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोक अदालत का निर्माण प्रक्रिया चलती है, और पूर्वक बयान देना कि बिना गवाह के और बिना बयान के किसी भी निर्णय को या किसी भी न्याय को
हम नहीं दे सकते हैं जब तक कि तथ्यपूर्वक या तथ्यात्मक गवाह के रूप में या कोई सबूत हमारे किसी भी न्याय तक जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक किसी भी लोग गवाह को बुलाता है और उससे बयान लेता है या नहीं बुलाता है, बयान लेता है और उसके बाद शपथ पूर्वक उसका बयान दर्ज किया जाता है, जिसके माध्यम से न्याय किया जाता है। दूसरा है साक्ष्य का निरीक्षण करना, क्योंकि बिना सबूत, बिना प्रूफ के कोई भी चीज सही नहीं मानी जा सकती है। इसलिए साक्ष्य का निरीक्षण करना लोक अदालत का दायित्व होता है और उस साक्ष्य का निरीक्षण करने के बाद ही वह न्याय दे सकती है। इसके बाद वेद बढ़ाना, क्योंकि लोक अदालत में जो केस जाते हैं वो पहले से किसी अदालत में चलते रहते हैं, इसलिए लोक अदालत में निर्धारण किया जाता है या प्रक्रिया चालू होती है, उसमें उसके पुराने केसों को या पुराने दस्तावेजों को पुराने पहले वाले न्यायालय से मंगाया जाता है और उसी माध्यम से, उसी दस्तावेज के माध्यम से वह लोक अदालत न्याय दे सकती है। और अंतिम है किसी भी रिकॉर्ड या प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करना, क्योंकि देखा गया है कि लोक अदालत में जब तक प्रूफ न हो, कोई गवाह सबूत न हो, तब तक किसी भी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं रहता है। इसलिए रिकॉर्ड और प्रपत्र जब तक प्रस्तुत नहीं होगा तब तक लोक अदालत कार्य नहीं कर सकती है, या कह सकते हैं कि लोक अदालत की जो प्रक्रिया है, जो उसकी संरचना है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए चारों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं के माध्यम से लोक अदालत का निर्धारण किया जाता है, या कह सकते हैं लोक अदालत की पहली प्रक्रिया चालू होती है। इसके बाद आता है लोक अदालत का स्वरूप। तो ये जो लोक अदालत होती है, लोक अदालत न्यायालय नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं, पहली बात। फिर इसके बाद देखा गया अध्यक्ष उसी प्रकार के कार्य को संपन्न करती है जैसे दोनों में मात्र इतनी समानता है कि दोनों का अपना एक निश्चित स्थान होता है, जहां वादी और प्रतिवादी दोनों अपने मामला का आयोजन कहीं भी किया जा सकता है। इस प्रकार का है एक ऐसा फोरम है जो वादों को हल करता है, जो लोगों में आम सहमत बनती है कि हमारे जो विवाद चल रहे हैं, आम सहमत के माध्यम से हम इन्हें निराकरण करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि समझौते के माध्यम से हम न्याय करना चाहते हैं। इस लोक अदालत में देखा गया है कि यह एक फोरम होता है या एक स्थान होता है, वो इसकी निश्चित न समय होता है न निश्चित स्थान होता है, या जहां आवश्यकता पड़ती है वहीं पर लोक अदालत का निर्माण कर दिया जाता है। दूसरा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों में विवादों का न्याय संगत हल निकले, लोक अदालत की कार्यवाही में उस क्षेत्र के गणमान्य और विधिकों के जानकार लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है। लोक अदालत एक न्यायिक के आधार पर अपने विवादों को हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और यह उन्हें भी एहसास कराती है कि परस्पर समझ के आधार पर विवाद हल कर लेने से दोनों पक्षों को लाभ है, क्योंकि समय और धन दोनों का व्यय होता है। इसलिए इन दोनों को समझाने के लिए वादी और प्रतिवादी को यह जो विवाद कर रहा है यह दोनों के हित में नहीं है, इसलिए इन्हें बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। और इस प्रकार लोक अदालत औपचारिक विधिक न्यायालय से अलग हटकर विवादों के हल के लिए पक्षकारों को प्रेरित करती है कि जो विवाद चल रहा है इसे आपसी सामंजस्य के माध्यम से कैसे हल किया जाए।
अगला हम कह सकते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को यह समझाया जा सकता है कि यह न्यायालय के बाहर अपने विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से शीघ्रता से सुलझा सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत जो होती है वह किसी भी विवाद को, किसी भी वादी और प्रतिवादी के जो पक्षकार हैं उनको तुरंत सुनवाई करती है, और उन्हीं सुनवाई के आधार पर, उन्हीं गवाह के आधार पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं प्रारूपों के आधार पर तुरंत दिया जाता है या न्याय दिया जाता है। क्योंकि लोक अदालत जो होती है वह शांतिपूर्ण ढंग से निर्णय देती है, तुरंत निर्णय देती है, और छोटे विवादों को जल्द से जल्द समाप्त करने का आधार माना जाता है। इसी कड़ी में आगे हम कह सकते हैं लोक अदालत के स्वरूप के रूप में कि लोक अदालत की जड़ किसी कानून में नहीं है, वरन लोगों के इस एहसास में है कि वे अपने विवादों को आपसी आधार पर न्यायालय के बाहर निपटा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि न्यायालय में जाएंगे तभी उसे निपटा सकते हैं, या बड़ी अदालत में चाहे हाई कोर्ट, जिला कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं वहां निपटा सकते हैं, वहां उसका निराकरण कर सकते हैं। परंतु जल्द व लोक अदालत में भी विवादों को आपसी सामंजस्य से सुलझा सकते हैं। इसमें न जन की आवश्यकता पड़ती है और न धन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें आपसी सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। जो वादी और प्रतिवादी यह कह सकते हैं, वाद और विवाद जो दोनों के बीच में चल रहा है किया जा सकता है। और इसके बाद आता है लोक अदालत प्रणाली के लाभ है, और इसके बाद आता है लोक अदालत प्रणाली के लाभ। तो लोक अदालत देखा जाता है कि अर्ध न्यायिक संस्था है, क्योंकि पूर्ण न्यायिक संस्था नहीं है, इसलिए जिसमें विकास के वर्ग में स्वयं जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और लोक अदालत व्यवस्था की अभी पैफावस्था में है, क्योंकि यह अभी 1980 के आसपास इसका निर्धारण किया जाता है। इसलिए जो लोक अदालत है यह हम नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकसित है, बल्कि यह कह सकते हैं कि लोक अदालत वर्तमान में भी अभी विकासशील है और अपने विकास के लिए अग्रसर है। इसमें हम कह सकते हैं कि लोक अदालत के जो लाभ हैं उन्हें हम मुख्य बिंदुओं व मुख्य रूपों के रूप में देख सकते हैं। तो पहला है, इसमें विवादों को शीघ्रता से, इसके विवादों को इसमें जो विवाद होते हैं लोक अदालत में उनको हम कम खर्च के माध्यम से हल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोक अदालत का निर्धारण करते हैं तो उसमें देखा गया है कि विवादों को शीघ्रता के साथ साथ उसमें खर्च भी कम आए, और विवाद जो है उसमें जो एक सामंजस्य की स्थिति बन रही है उसको कैसे हल करें, वो सबसे बड़ी चीज होती है कि विवादों को हम सामंजस्य बैठाएं, दोनों वादी और प्रतिवादी को कैसे एकत्रित करें, दोनों में जो विवाद चल रहा है वो आपसी समझौते के माध्यम से कम खर्च में हल किया जा सके। और दूसरा होता है यह एक नमनीय प्रणाली है जिसमें नियमों की कठोरता नहीं है। क्योंकि या कोई ना सरकारी संगठन है
न गैर संगठन। यह एक सामाजिक संगठन है जिसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि इसमें जो न्याय प्रणाली होती है, इनमें न्यायिक कठोरता नहीं होती है, क्योंकि इसमें न्यायालय के उन चीजों को देखा जाता है जिनके माध्यम से वादी और प्रतिवादी दोनों के विवादों को हल किया जा सके। उन चीजों को देखा जाता है जिनके माध्यम से वादी और प्रतिवादी दोनों के विवादों को हल किया जा सके और अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सके। और इसके बाद है इसमें अगला है, तीसरे में कह सकते हैं कि लोक अदालत प्रणाली में विधिक न्यायालयों पर कम दबाव होना। कम लोक अदालत के माध्यम से देखा गया है कि जो विधिक न्यायालय है, बड़े न्यायालय है, चाहे सत्र न्यायालय हो, चाहे जिला सत्र न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें देखा गया है कि लोक अदालत के माध्यम से जब न्याय किए जाते हैं, क्योंकि जो विधिक न्यायालय बड़े न्यायालय होते हैं, उनमें उनके कार्य करने में जो कार्य करते हैं, उनमें जो उनका भार होता है वह कम होता है, क्योंकि विधिक न्यायालय के बहुत से मुकदमे, बहुत से ऐसे विवाद हैं जिनको लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से हल किया जाता है। और वह जो प्रणाली की जाती है यह सबसे सरल और सटीक है। दूसरी चीज, लोक अदालत लोक अदालत में देखा गया है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वकील का होना अनिवार्य है। इसलिए इसमें देखा गया है कि जब वकील नहीं जाते हैं, किसी भी विवाद को बड़ा करने में सबसे बड़ा श्रेय वकीलों को जाता है, क्योंकि ये बात को भी विवाद को भी चाहते हैं जल्दी से हल हो, क्योंकि वादी विवादी इनकी एक पूंजी होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप पैसा कमाते हैं। इसलिए लोक अदालत में देखा गया है कि वकील की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। इसलिए लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी दोनों को खर्च कम करना पड़ता है और प्रतिवादी दोनों को खर्च कम करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक अदालत जो होती है यह कम खर्चीला लोक अदालत माना गया है, क्योंकि इन चीजों में बहुत सी ऐसी चीजें घटनाएं घटती हैं जिसमें मानव को अपने सीमित संसाधन के माध्यम से निर्णय करना और निराकरण करना दोनों आवश्यक होता है। कुल मिलाकर लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से जनता को शीघ्रता से कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है और लोक अदालत भारत की सामाजिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा साधन माना गया है, क्योंकि यह जो है तो सामाजिक समूहों को एकत्रित करके और समाज को एक संगठित रूप में बनाने के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया है। क्योंकि छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं,
सामाजिक विवाद होते हैं, या कह सकते हैं कि अपने समूहों में जो विवाद होते हैं उनको हल करने के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि लोक अदालत ना तो खर्चीला है, ना ज़्यादा समय लेता है और ना वकील की आवश्यकता पड़ती है, ना कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ना समय की वैधता रहती है। इसलिए लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम है कि इसके माध्यम से सामाजिक संगठनों, सामाजिक विवादों और सामाजिक न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए लोक अदालत भारत जैसे विशालकाय देश जहाँ जनसंख्या इतनी निवास कर रही है, वहाँ लोक अदालत का होना समाज के लिए सबसे हितकारी है, सबसे सस्ता है और कम खर्चीला है, और समाज को संगठित, सुव्यवस्थित और समाज के लिए सबसे हितकारी है, सबसे सस्ता है और कम खर्चीला है, और समाज को संगठित, सुव्यवस्थित और व्यवहारिक बनाने के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम और व्यवहारिक बनाने के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए व्यक्तियों को चाहिए कि हम विवाद की ओर न जाएं, जिससे न तो हमें अदालत में जाना पड़े और न लोक अदालत में जाना पड़े, क्योंकि विवाद किसी भी हल का, किसी भी निर्णय का प्रमुख नहीं होता है। इसलिए आपसी सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है, न कि लोक अदालत या कुछ अन्य भी, क्योंकि लोक अदालत में देखा गया कि उन्हीं विवादों को हल किया जाता है कि छोटे हों या जो सामंजस्य के लिए हों। ऐसे बड़े विवाद उसमें नहीं लाए जाते हैं जिसके माध्यम सामाजिक असामंजस्य बैठे और उसमें विवाद को एक नया स्वरूप मिले। इसलिए लोक अदालत भारतीय जन समुदाय के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए सबसे आवश्यक है।